अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पर क्या वेल्थ क्रिएशन के कुछ लॉज होते हैं जो आप सीख सकते हैं? द आंसर इज यस। वेल्थ क्रिएशन के कुछ ऐसे लॉज हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो करना शुरू किया तो आप लॉन्ग टर्म में ही सही पर एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अब वो वेल्थ क्रिएशन के जो लॉज हैं वो हम आपको आज डेफिनेटली बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं बीके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो पता है कि जैसे कि आपको अपने पैसे को जोड़ना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो हमेशा पहले फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिए। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप टिकर टेप का यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। टिकर टेप स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए एक बढ़िया टूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके स्क्रीनर पर 250 से ज़्यादा फिल्टर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले वो है डील्स ऑन टिकर टेप। अब यहां पर आपको क्या पता लगता है, आपको बल्क या ब्लॉक डील्स पता लग जाती हैं कि मोटा पैसा जिसे आप कह सकते हो कि कहां लग रहा है, कौन से स्टॉक में लग रहा है। एक स्टॉक के अंदर आप चेक कर सकते हो कि प्रमोटर या इन्वेस्टर कहां पर स्टॉक खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं। इससे आपको स्टॉक सिलेक्शन में काफी हेल्प होगी। अब आज हम जब लॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी है। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेटिव बहुत होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज सिर्फ मैं आपको लॉज ऑफ वेल्थ नहीं देने वाला, मेरे साथ एक ऐसे फाइनेंशियल क्रिएटर है जिनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों का परिवार है। एंड एक क्रिएटर जब कंटेंट के ऊपर रिसर्च करता है, सैकड़ों किताबें पढ़ता है, तो उसके पास जो नॉलेज होती है ना, वो किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। और हो सकता है वो इंसान आज आप हो। तो आज ये वीडियो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रसाद फ्रॉम कन्वे बाय फिनोवेशंस। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रसाद से एंड बिकम सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम। सो हेलो एवरीवन, कृष्णराज ठाकुर दिस साइड। वेल, जैसे कि आप देख ही रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो आपको काफ़ी कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं। जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया के अंदर जिन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, ना हमें आपको अपने घर परिवार से मिलती है, ना ही वो हमें अपने स्कूल सिस्टम एकेडमिक एजुकेशन में मिलती है। सो अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले उसे सीखना होगा। एंड आज उसी प्रोसेस को, आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें एक कैटलिस्ट बन के हमारे साथ आए हैं वन एंड ओनली योर फेवरेट मिस्टर प्रसाद। सो प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्रसाद, तुम्हारी जो वीडियोस है यार, जो आपकी जो स्टार्टिंग में मैं देखा करता था, तो कई सारी ऐसी बुक्स है जो हम फाइनेंस के अंदर नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं, जो बुक्स हैं, जो लोगों को लगता है यार इसे पढ़ने के लिए तो मतलब टाइम बहुत ज्यादा निकालना पड़ेगा। सो आपकी छोटी सी वीडियो के अंदर आपने इतने सिंप्लीफाइड वे में जो कंप्लीट फाइनेंशियल समरीज दी हुई है, मतलब उन्होंने मुझे भी काफी हेल्प किया, इनफैक्ट मेरे व्यूअर्स को भी काफी हेल्प किया होगा। तो आज आपका हम टाइम लेंगे। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके ऊपर अगर नॉलेज मिलेगी, इनसाइट मिलेगी हमारी ऑडियंस को, तो दे विल लव इट। सो प्रसाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सवाल ये है कि यार ये फाइनेंस की जर्नी, फाइनेंस के ऊपर एजुकेशनल कंटेंट बनाना, ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया, एंड हाउ डिड यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर इनटू फाइनेंस? तो जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया तब मैं इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था सेकंड ईयर में, और मैंने सोचा कि अभी धीरे धीरे इसको सीखते हैं। और उस टाइम कुछ इंटरनेट 2G का ज़माना था, ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैं बुक्स इधर उधर से, कुछ ब्रोकर से, शेयर खान के पास मेरा पहला डीमैट अकाउंट था, वहाँ पर जाके उस ब्रोकर से मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनसे मिलके मैंने सीखना शुरू किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस नॉलेज को थोड़ा शेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, और ना ही यूट्यूब में जो यूट्यूब पर वीडियो डालते थे उन्हें क्रिएटर बोला जाता था, और ना ही मोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ थी। तो एक चीज़ ऐसी थी कि जो अपने को पता है वो शेयर करते हैं सभी के साथ, ताकि सभी को ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है फाइनेंस का, वो सब तक पहुंचे और वो फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए। तो इसी के चलते 2014 से, जनवरी 2014 से वीडियोस बनाने शुरू किए। तो पहला वीडियो डाला तो उसके बाद किसी ने नोटिस नहीं किया, और ना ही मैं भी थोड़े टाइम बाद लगभग भूल गया था कि ऐसा डाला है। थोड़े टाइम प्लान ये था कि मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, एक फ्रीलांसर को 100 रुपये देके मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग करके कुछ पीपीटी टाइप में बना के
उसको डाल दिया था। और फ़ोन था मेरा, तो उसको ऐसे ही मुंह के पास रख के डिस्टेंस लेके मैंने शूट कर लिया था और बस डाल दिया पहला। और कुछ टाइम बाद वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, लोग बोलने लगे कि प्रसाद फंडामेंटल एनालिसिस कवर करो, ये टॉपिक कवर करो। तो धीरे धीरे वो करते चले गए और फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। वही बात है। क्या होता है, वंडरफुल। अभी मैं देख रहा हूँ आप एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, द मैन हू मेड इंडिया। सो ये जो डॉक्यूमेंट्री वाला कंसेप्ट है, क्योंकि मतलब ज्यादातर लोगों ने अमेजोन नेटफ्लिक्स पे ही डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में सुना है, एंड यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, वो भी लोगों को वेल्थ से रिलेट करते हुए, इंडिया की ग्लोरी से रिलेट करते हुए। सो ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में, ये ऐसा कुछ बनाएंगे? ये आइडिया ऐसे आया कि इंडिया में हमने देखा कि जब हमने बहुत साल पहले एक सीरीज थी यूएस में, द मैन हू बिल्ट अमेरिका, तो वो देखने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि इंडिया की जो यूएस की तो बिजनेस हिस्ट्री जान ली, इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये हमें कौन बताएगा। और फिर इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई इसे बनाएगा सूनर और लेटर, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। तो हमने सोचा कि चलो अभी हमारे पास थोड़ी बहुत कैपेसिटी है उसे बनाने की, तो चलो कोशिश करते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे इसका रिसर्च स्टार्ट किया जनवरी मंथ में इस साल के, और फिर देखा कि कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो हम भी जानकर चौंक गए। जनरली हमें जो हिस्ट्री पता है बिजनेस की, वो जमशेदजी टाटा तक पता है, बिरला तक पता है, लेकिन उससे पहले की बिजनेस हिस्ट्री भी बड़ी शॉकिंग है। हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनके ग्रैंडफादर द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस किया, एक मोनोपोली ऐसी चलाई कि अंग्रेजों के नाम में दम करके रख दिया। अब अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को बिजनेस को खरीद के मोनोपोली क्रिएट कर दी। और इंडिया में रेल लाइन बनाने से पहले उन्होंने प्रपोजल डाला कि मैं रेल लाइन बनाता हूँ ताकि मेरा जो कोल है वो रानीगंज से कोलकाता चला जाए। तो और मतलब वो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है बिजनेस की, चाहे वो हो और उसके बाद जमशेदजी टाटा हो, वो तो सभी को पता ही है। तो इसमें से ऐसे हमने पॉइंट्स निकाले हैं ऐसे कि जो लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, लोगों को इन लोगों के स्ट्रगल नहीं पता। इनको बिरलास की जो इंसल्ट की गई थी, मतलब वो एक बार गए थे अंग्रेजों के पास अपने आइडिया शेयर करने बिजनेस के, तो उन्हें बोलने लगे कि अरे ये तो इंडियन लग रहा है, और फिर लिफ्ट के बाहर लिखा था कि इंडियंस के लिए लिफ्ट अलाउड नहीं है, बोले आप इससे जाओ, स्टेयर केस से जाओ। तो बड़ी ह्यूमिलेटिंग चीज़ें थी, उससे रिवेंज लेने के लिए उन्होंने जो चीज़ें की बहुत इंस्पायरिंग है। और उन्होंने बाद में जो फिलैंथ्रोपी की, इंडिया को बिल्ड करने में हेल्प की, तो वही कोशिश थी कि ये जो चीज़ें हैं ये सभी को पता होनी चाहिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये सभी को जानना चाहिए, और उससे इंस्पायर होके आज की यूथ भी कुछ करने की कोशिश करेगी, यही बस मकसद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सवाल काफी लोगों के जहन में होगा कि हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग इंडिया अकॉर्डिंग टू यू, जो आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है आपके अकॉर्डिंग? वो उसमें अगर जाए तो बिरलाज है और आई थिंक टाटाज है, दोनों का इक्वली रहेगा। आई मीन एक फैक्ट ये बताता है कि जमशेदजी टाटा का जो डोनेशन था उस टाइम, वो अगर पिछले 100 साल की बात करें तो सबसे टॉप पे वो पूरे वर्ल्ड में आते हैं। ये भी फैक्ट है कि मतलब उनके सामने फिर बिल गेट्स कुछ नहीं लगते, बफेट कुछ नहीं लगते, वो अभी भी नंबर 1 पे रैंक करते हैं, तो वो तो अनमैचेबल है। ग्रेट यार, ग्रेट। सो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली, देखो पैसे बहुत लोग कमाना चाहते हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जब ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर निकलते हैं तो एक सवाल आता है कि वेल्थ हमें क्रिएट करनी है अपने लिए। आप लोगों को समझ आने लग गया है कि वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपने काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत कंटेंट बनाया है, तो जब इंसान कंटेंट बनाता है तो उसकी रिसर्च खुद एक रिसर्चर से भी मैं कहूँगा एक नेक्स्ट लेवल पर होती है, क्योंकि आपको ना सिर्फ रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, आपको उसे लोगों को इस तरीके से समझाना है कि उनके जहन में रहे। तो आपके हिसाब से लॉज ऑफ वेल्थ क्या है? जब लॉज ऑफ वेल्थ की बात आती है तो ये कुछ मतलब ऐसे लॉज हैं हमेशा से, मतलब पिछले कई सालों से, कि जो समझने ज़रूरी अगर आपको रिच बनना है तो। और फिर रिच हर कोई बनना चाहता है, बट कोई भी उस लॉज को समझने के लिए टाइम डेडिकेट नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं वो करते रहे और बिना सीखे, बिना उनको समझे, हम बस पैसा हमारे पास आएगा। और यही चीज़ एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, उसमें भी यही चीज़ें बताई गई थी कि उसमें बेबीलोन नाम के शहर की बातें की गई है, जो कि मतलब एक क्वेश्चन है कि सबसे रिचेस्ट शहर था या नहीं था, बट जो बुक में बातें की गई है वो सीखने लायक है। तो उसमें एक पर्सन होता है बंसीर करके, तो बंसीर के दिमाग में भी यही सवाल होता है कि मेरे आसपास के, मेरे क्लास में जो बच्चे थे उनमें से एक लड़का था, उसका नाम था अर्कड। तो अर्कड जो
ना पढ़ाई में मेरे से टैलेंटेड था, ना खेल कूद में मेरे से आगे था, लेकिन वो आज बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया है। और पूरी मेहनत करके, मतलब बंसीर ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो रथ बनाने का काम करता है और वैसा करके वो अपना बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन उसका सारा पैसा वही फैमिली के खर्चों में चला जाता है, उसके पास कुछ खास बचता नहीं है। और वो यही सोचता है कि मेरा दोस्त तो रिच बन गया, मैं क्यों नहीं बन गया। तो कुछ साल वो ऐसे ही सोचता रहता है कि ये क्या गलती रह गई मुझ में क्या कमी है, क्या मेरी मेहनत में तो कमी नहीं है। तो उसका एक और दोस्त रहता है गोभी करके, तो वो दोनों मिलके एक दिन सोचते हैं कि चलो अर्कट के पास जाते हैं। अब हालांकि लेट तो हो गए हैं, लेकिन चलो हम सीख लेंगे, हमारे बच्चों को सिखा देंगे कि एक्चुअली एग्जैक्टली अर्कट में ऐसा क्या सीखा। टैलेंटेड तो था नहीं वो हमसे ज़्यादा, स्कूल में भी आगे नहीं था, पढ़ाई लिखाई में हमसे पीछे ही था, फिर भी ऐसा क्या उसको पता चला। तो ये जाते हैं अर्कट के पास और अर्कट को बोलते हैं कि यार हम साथ में मिले हैं, खेले हैं, तुम इतने आगे चले गए, हम पीछे रह गए, तो ऐसा क्या है। तो अर्कट बोलता है कि देखो मैंने वेल्थ के लॉस को समझा है और आपने नहीं समझा है, बस यही एक फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेहनत आज भी मैं उतनी ही करता हूँ जितनी आप लोग करते हैं, बस क्योंकि मैंने लॉस को समझा है इसलिए मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहता हूँ जो वेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो फिर बंसीर कहते हैं कि आप थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली कैसे कुछ हुआ, मतलब। तो अर्कट कहते हैं कि देखो हुआ ये कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मेरा काम था कि राइटिंग का, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि नोटबुक पेपर तो थे नहीं, तो लिखने के लिए कुछ लोग रहते थे डेडिकेटेड, तो किसी को भी कुछ अग्रीमेंट वगैरह करवाना हो तो उनके पास जाना पड़ता था और वो उसे लिखते थे। तो वो लिखने का काम करते थे अर्कट पहले। तो अर्कट ने कहा कि उस टाइम अल्गमिश करके एक पर्सन थे जो बेबीलोन के रिचेस्ट थे, और मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया कि यार इनमें क्या खास बात है, ये कैसे रिचेस्ट बन गए। तो एक बार क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली अल्गमिश अर्कट के पास आए और उन्हें बोला कि देखो मेरे को ना ये कुछ अग्रीमेंट है, ये 2 दिन में तुम लिखकर मुझे दे दो और मैं तुम्हें 2 कॉपर के कॉइन दूंगा, जो कि उस टाइम कॉपर चलता था। तो अर्कट ने बोला ठीक है 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं दे पाते। तो अल्गमिश बोलते हैं कि यार ये बहुत अर्जेंट था, तुमने किया नहीं, तुम एक काम करो, मुझे रात भर में जाग कर तुम लिखो और सुबह तक दे दो। तो अर्कट स्मार्ट होता है थोड़ा, वो पूछता है कि अभी थोड़ा अपॉर्चुनिटी आ गई है अपने मन का सवाल पूछने की। तो अर्कट अल्गमिश से पूछते हैं कि मैं रात भर जाग कर लिख लूंगा, सुबह तक आपका काम कर दूंगा, बस आप इसके बदले में आप अमीर कैसे बने वो मुझे बस आप समझा दीजिए। तो अर्कट फिर रात भर लिखता है, उसकी पीठ में दर्द हो रहा होता है, आंखों में जलन हो रही होती है, फिर भी वो लिखता है। सुबह तक लिखने के बाद अल्गमिश जब आते हैं तब अल्गमिश के हाथ में वो दे देते कि ये हो गया आपकी राइटिंग, अब आप अपने पास इसे रखिए। तो अल्गमिश ने रख दिया अपने पास और अल्गमिश अब बताने लगते उन्हें कि कैसे वो रिच बने। तो वो बोले कि अभी प्रॉमिस फुलफिल करने का टाइम आ गया, अब आप बताइए मुझे कि आप रिच कैसे बने। तो अल्गमिश बोलते हैं कि देखो तुम जितना भी पैसा कमाते हो कुछ पैसा खुद के लिए रखो। अब वो अर्कट को ये भी बताते कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी मेहनत करके ये जो इन्होंने बातें बताई हैं ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, लेकिन वो बोले कि ये जो मैं बात बता रही हूँ तुमने जो काम किया उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम इसे समझ लो तो आगे बताते हैं कि तुम जो भी पैसा कमाते हो उसे खर्च कर देते हो अपनी डेली नीड्स और बाकी चीज़ों में, तो खुद के लिए क्या रखते हो। तो तुम खुद के लिए कुछ पैसे रखो और वो पैसे तुम्हारी टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा होने चाहिए। यानी तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये 11 रुपये आप साइड में रख दो अपने लिए, खुद के लिए। तो अर्कट बोलता है ठीक है मैं कर लेता हूँ और कुछ हेल्प लगी तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। तो अल्गमिश बोलते हैं बिल्कुल तुमने काफ़ी मेरी हेल्प की है, तो अगर कुछ भी तुम्हें डाउट आता है तुम मेरे पास आ जाओ। तो अर्कट आराम से 1-2 महीना सीखता है, उस पर्टिकुलर लॉस पे ध्यान देता है, सोचता है उसके बारे में, पैसा कमाना शुरू करता है और पैसा कमाने के बाद वो 10% 15% साइड में रखता है। वो करते करते वो एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि अल्गमिश ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई होती है कि जो भी पैसा तुम्हें अपने लिए रखना है वो तुम्हें शुरुआत में रखना है, वो बाद में खर्चे करने हैं। खर्चे पहले करोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अर्कट भी यही करता है कि जो भी पैसा आया पहले अपने लिए 10-15% साइड में रख दिया, बाद में 80-85% जो भी पैसा बचा है 85-90% उसमें खर्च कर दिया। तो उसको लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, उसे ज़्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं, तो उसने पैसा जमा करके अपने पास रख दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अल्गमिश से पास हो गया और बोला कि मैंने सेविंग तो कर ली, अब आगे क्या करना है। तो बोले कि अभी तुम्हें इन्वेस्ट करना है इन पैसों को, यानी अपने पैसों को काम पे लगाना, ये सेकंड लॉ है वेल्थ का। तो वो
फिर सोचते हैं कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसे में एक पर्सन उनके पास आता है जो ईंट बनाने का काम करता है, और वो पर्सन अर्कट को बोलता है कि देखो तुम अपनी सेविंग मेरे पास दे दो, मैं दूर जा रहा हूँ कहीं पे और वहाँ से मैं ज्वेलरी लेके आने वाला हूँ, और ज्वेलरी आने के बाद हम उसका बंटवारा कर लेंगे तो तुम अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। तो उसे अर्कट को ज़्यादा आइडिया नहीं होती बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, तो वो बोल देता है ठीक है। तो उसे पैसे दे देता है अर्कट और वो आदमी लेके चला जाता है। महीने हो जाते, 2 महीने हो जाते, वो आता ही नहीं है आदमी वापस। तो अल्गमिश से जब उसके बाद में मुलाकात होती है अर्कट की, तो अल्गमिश पूछते हैं उससे कि क्या किया तुमने सेविंग का। तो अर्कट बोलते कि एक ईंट वाला आया था, उसने ऐसे ऐसे बोला और मैंने उसे पैसे दे दिए। बोले देखो ज्वेलरी की समझ जौहरी को होती है, ईंट बनाने वाले को ईंट की समझ है, राइट। जो फाइनेंस में काम करते उन्हें पैसों की समझ है। तो ईंट बनाने वालों से अगर तुम ज्वेलरी वाली बातें करोगे और वो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे तो तुम फंस जाओगे कहीं ना कहीं। और वैसा ही हुआ, पैसा मिला नहीं। और बाद में फिर तो वो अर्कट को बोले कि देखो हार मत मानो, गलतियों से ये पर्सन सीखता है, बट एक लेसन तुम्हारा एक और ऐड हो गया कि किससे क्या सीखना है ये तुम्हें पता चल गया। तो अर्कट अगले महीने फिर पैसे सेव करता है, फिर उसे इन्वेस्ट करता है, और इस बार वो सही जगह पर इन्वेस्ट करता है, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो, और वहाँ पर उसे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और वो अल्गमिश को बताता है कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, रिटर्न्स मिल रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद वो ये भी बताते हैं कि अभी मैं अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूँ, अब मैं गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूँ, जहाँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे पाना था, वो मैं अभी इस पर्टिकुलर चीज़ से समझ गया हूँ। तो ऐसे में अल्गमिश से कहते हैं कि देखो मेरे जो बच्चे हैं वो इस वेल्थ के लॉस को नहीं समझते, तुम समझ गए, तुमने उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन मेरे बच्चे नहीं समझ रहे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी लैंड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस लैंड को तुम देखो और बाद में मैं तुम्हें उसका सा छोटा हिस्सा दे दूंगा। तो ये सुनकर तुरंत बंसीर क्या बोलता है, आप तो बड़े लकी निकले कि आपको फ्री में जगह मिल गई। तो इस पर बड़ा सही जवाब अर्कट देते कि देखो पूरे बेबीलोन में हजारों लोग थे, लेकिन अल्गमिश ने मुझे चुना क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी के रेडी था, मैं वेल्थ के लॉज को समझता था। तो मुझे इन लॉज ने यह भी सिखाया कि कैसे अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास तभी आएगी जब इन वेल्थ के लॉज को समझोगे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया अर्कट ने कि अगर मैंने अगर डिसाइड किया, इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन वेल्थ के लॉज में, कि आपने 1 महीना किया, 2 महीने के नहीं चलेगा। तो अर्कट सामने आगे बताते हैं कि अगर मैंने डिसाइड किया कि एक पत्थर, ब्रिज से मैं जाऊंगा तो एक पत्थर डेली डालना है पानी में, तो मैं डेली डालूंगा। पहले दिन डालूंगा, दूसरे दिन डालूंगा, तीसरे दिन नहीं डाला तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि चौथे दिन 2 पत्थर डालूंगा, नहीं, मैं तीसरे दिन वापस घर पे आया बिना पत्थर डाले, मैं वापस जाऊंगा, पत्थर डालूंगा, फिर ही घर आऊंगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए, एफर्ट्स लग जाए। और ऐसा नहीं बोलूंगा 15-20 दिन बाद कि यार ये कौन डेली डालता रहेगा, क्योंकि मैंने गोल सेट किया तो मुझे फॉलो करना है। बाद में उसे चेंज नहीं करूंगा कि ये क्या करना है, 15 दिन का एक बार ही 15 पत्थर में डाल दूंगा, नहीं। तो इस तरह के कुछ अर्कट के जो फाइनेंस के वेल्थ के लॉस है कि एक तो अपने के लिए पैसा बचा के रखना है, उन पैसों को इन्वेस्ट करना है। और फिर अल्गमिश ने एक बार अर्कट से पूछा कि जो भी तुम्हें रिटर्न मिला उसको तुमने किया क्या। तो अर्कट बोलते कि कुछ नहीं, बड़ी सी मैंने पार्टी ली, अच्छी सी वाइन मैंने अपने लिए लाई और एक अच्छा खासा मतलब एक बफे रखा सबके लिए। तो अल्गमिश बोले कि देखो जो तुम्हें रिटर्न्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, वो तुम्हारे सेविंग के जो रिटर्न्स है वो बच्चे हैं, राइट। उनके रिटर्न्स उनके बच्चे हैं। तो तुम बच्चों के बच्चों को मत मारो, नहीं तो उनके बच्चे नहीं हो जाएंगे। तो तुम एक 3-4 लेयर बनाओ कि रिटर्न्स के रिटर्न आए, फिर उनके रिटर्न के रिटर्न, और फिर उसके नीचे वाला आप ले लो। तो आपके लिए क्या ना, पैसा फ्लो में काम करना चलता रहेगा, और फिर आप जो भी पैसा उस लेयर के नीचे आता है उसे फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो यही कुछ वेल्थ के लॉज है आई थिंक, जो अगर सभी लोग समझते हैं। और ये एक ऐसी बुक है कि हम रिच डैड पुअर डैड और बाकी बुक्स की तो काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसी बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, और ये बहुत पावरफुल बुक है। मेरी पर्सनल फाइनेंस की बात करें, वन ऑफ द फेवरेट्स में आती है और बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसे आप ज़रूर एक बार पढ़ें, बिकॉज दिस बुक हैज़ अबिलिटी, मतलब एक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है बुक, बस वेल्थ के लॉस समझ कर। उसमें से कुछ जो मैंने बता दिया अभी। तो आपने जो अभी लॉस ऑफ वेल्थ की बात करी, अगर मैं इसे समराइज करूं तो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो व्हाटएवर यू आर अर्निंग उसका 10% सेव करिए। यस। सेकंड, जो आप सेव कर रहे हैं उसे आप काम पे लगाइए। एंड काम पे लगाने का मतलब है कि आपकी जो सेविंग है वो आपको एक तरीके से पैसा कमा कर दे, और फिर जो पैसा
आ रहा है कमा के, वो भी आपको पैसा कमा के दे। यस और एक तीसरी चीज की इन्वेस्ट वहीं पर करिए, स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा कि अगर एक इंसान ईंट का काम करता है तो उसे ज्वेलरी की समझ नहीं है। मतलब जो इंसान अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो डायरेक्टर है जिसने स्टार्ट किया है, अगर उसे उस काम की समझ है तो वो ऊपर ले जाएगा, और नहीं है तो उसे डुबो देगा। बिल्कुल। तो ऐसे इंसान के ऊपर आप बेट मत कीजिए। एंड कंसिस्टेंसी जो आपने बताई कि दैट्स द की। सो कंपाउंडिंग के लिए कंसिस्टेंसी इज द की, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस, इट इज अबाउट, आई फील लाइक एवरीथिंग। बॉडी बनानी है तो वो डेली होगा, और फिट रहना तो वो डेली होगा, यस और सिमिलरली अमीर बनना है तो उसके लिए भी डेली होगा कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। सो यहाँ पर एक जो मुझे समझ आती है कि ये तो जो आपने लॉज बताए, रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, वो पढ़ लेंगे। सो आप कहेंगे तो मैं किताब का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली यू कैन रीड दिस बुक, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल जिन्होंने अभी कमाना ही नहीं शुरू किया, जो अभी स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। मेरा जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि 18 साल से 25 साल के बीच में एज ग्रुप है, तो 18 साल से 25 साल बेसिकली लोग अभी अपनी एजुकेशन में होते हैं, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है। सो जो कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, अभी उनकी जॉब्स नहीं लगी, अभी बिजनेस नहीं कर रहे, तो दे आल्सो वांट टू बिकम रिच। तो आपके लिए, आपकी तरफ से उनके लिए एडवाइस क्या होगी? कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली कि हम अभी सीख रहे हैं और फिर हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमारे पास कैसे पैसा आएगा, रेगुलर इनकम कहाँ है। तो मैंने जो देखा है, मतलब यूएस के कई सारे इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मिस्टर बफेट हो 11 साल की एज में, तो उन्होंने वो हो या बाकी कई सारे इन्वेस्टर्स, मिस्टर बफेट ने न्यूज़पेपर बेचे, कोक की बॉटल्स कलेक्ट की, और उन पैसों से उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो आप भी यहाँ पर ये कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जब इन्वेस्टमेंट मैंने पहली बार की, तब मैं 18 का भी नहीं था, मैंने अपने सिस्टर के नाम पे डीमैट अकाउंट खोला था। तो फिर सवाल आता है कि पैसा कहाँ पे आया। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो मैंने पैसा उधार लिया था मेरी सिस्टर से और एक फ्रेंड से, लेकिन उसके बाद, लेकिन ये गलती है, आई थिंक नो वन शुड डू दैट। आप उधार लिए हुए पैसे से आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट वो मतलब आप कहते हैं कि टीनेज में रहती है कुछ गलतियाँ, तो सॉर्ट ऑफ कुछ था। लेकिन बाद में समझने के बाद फिर आई जॉइंड अ कॉल सेंटर इन पुणे, बानेर में, जो कि थर्ड पार्टी थी आइडिया के लिए, जहाँ पर पहले वेरिफिकेशन होते थे कॉल्स के। जब भी आप कोई सिम कार्ड लेता था तो पहले वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद ही वो सिम कार्ड एक्टिव होता था। तो वो कुछ काम था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी थी, तो गोवा वगैरह के कॉल्स में लेता था। तो वहाँ पे इंग्लिश भी इंप्रूव हुई और कुछ अच्छी खासी जो पैसे मिलते थे वहाँ पे कॉल सेंटर में, छोटे मोटे, वो उनसे मैंने एक तो कुछ अपने स्टार्टअप जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें कुछ डाले और कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मंथली जो आता था वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। हालांकि वो छोटी थी लेकिन एक कंसिस्टेंट थी और रेगुलर हो रही थी। तो मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना था कि किसी से पैसा लेना है और वो इन्वेस्ट करना है। तो आज के भी स्टूडेंट में, आज के ऑनलाइन की दुनिया में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई सारे लोग बहुत यंग एज में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे, और एक हमारे यूट्यूबर साथी ईशान शर्मा, जो कि भी इंजीनियरिंग के सेकंड थर्ड ईयर में, और हालांकि उन्होंने पता नहीं शायद ड्रॉप आउट कर लिया, तो वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। यूट्यूब में भी अच्छी खासी फॉलोइंग इनकी हो गई है। तो ऐसे कई सारे लोगों से मैं देखता हूँ, मिलता हूँ। सो दे आर डूइंग अ ग्रेट, और जबकि वो कॉलेज में है और स्टूडेंट ही है। तो आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज एकदम पीक पर है। इतनी आई थिंक 10 साल पहले नहीं थी। आप और मैं रिलेट कर सकते हैं कि 10 साल पहले उतना नहीं था। आज ऐसा है कि इंटरनेट की वजह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग करो, बाकी चीज़ें करो, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और उनसे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। बिकॉज कई सारे लोग क्या करते हैं, एक बार 10,000 रुपये डालते हैं और फिर 2 साल उसे देखते रहते हैं। ये 10,000 के 15,000 हो गए, 16,000, वो कितने ही बनेंगे 10,000 के। तो बेटर है कि आप 10,000 डालो, कंसिस्टेंटली उसे बढ़ाओ उस अमाउंट को। सिर्फ 10,000 से काम नहीं चलेगा और आप एकदम रिच नहीं बन जाओगे 10,000 इन्वेस्ट करने से। हालांकि वो 1 लाख 2 लाख भी हो गए तो आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके कंसिस्टेंट इनकम सोर्सेस होने चाहिए, और वो आज की डेट में आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो। इंटर्नशाला पे जाओ, इंटर्नशिप ले लो, वहाँ पे भी 5-10 हज़ार की इंटर्नशिप मिल जाती है इजीली, और कई सारी और अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आई थिंक आज की डेट में स्टूडेंट को कुछ ना कुछ अर्निंग करके इसका मतलब निकालना पड़ेगा। यू कैन जस्ट सीट एंड से कि नहीं 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 पैसा ही नहीं है तो हाथ पे आप रख के नहीं बैठ सकते। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है आज। सो प्रसाद, आई गेस यहाँ तक तो काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद आई वांट टू नो कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में। आप रेगुलरली अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हर इन्वेस्टर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो माय ऑडियंस वुड लाइक टू लर्न योर टॉप स्ट्रैटेजीज जिससे यू आर मल्टीप्लाइंग योर वेल्थ।
तो जब भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसमें कुछ 3 से 4 रूल्स में हमेशा फॉलो करता हूँ और उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। जैसे कि उसमें से पहला ये है कि कई सारे लोग प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं प्रॉफिट के साथ साथ उससे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देता हूँ। ये वो कैश है जो कंपनी के बिजनेस से मिली है। तो जनरली होता क्या है कई बार कि मतलब अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझते तो एक चीज़ पता है कि अकाउंटिंग में क्या कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो सकती है और कौन सी थोड़ी डिफिकल्ट है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू मैनिपुलेट करने उतने डिफिकल्ट नहीं है, वहीं पर अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसे CFO भी कहते हैं उसे मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज आपको कैश मतलब देखो मतलब बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक तरीका है कि उसमें क्या है कि जो इंडिया में फॉलो किया जाता है वो ये है कि आपने सामान बेच दिया तो आप रेवेन्यू के तौर पे उसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर पैसा चाहे बाद में आए तो चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है पैसा आता ही नहीं है, या फिर सत्यम जैसी केसेस हो जाती है जहाँ पर इनवॉइस तो बनाई जाती है लेकिन पैसा कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए CFO देखना जरूरी है और प्रॉफिट से उसे कंपेयर करना भी जरूरी है कि प्रॉफिट अगर 100 करोड़ है तो CFO कितना है। कई सारी कंपनीज में देखता हूँ कि बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा दी है और CFO निगेटिव में रहता है। तो ऐसे में आपको सवाल मतलब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है और आपको अलर्ट होना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि CFO और प्रॉफिट दोनों को देखना है, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना है। वो मतलब दोनों अगर आप साथ में रखोगे तो 1 + 1 11 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को रखोगे तो उतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा। तो वो आप हमेशा याद रखो। सेकंड चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ, जो हमेशा फॉलो करता हूँ कि इन्वेस्टिंग करते टाइम जब आप कंपनी पिक करते हो तो मैं सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस ही करता हूँ। उसका फंडामेंटल एनालिसिस हो, उसके बाकी वैल्यूएशन हो, वो सब बाद में। पहले देखता हूँ कि मैनेजमेंट कैसा है, वो ऑनेस्ट और एबल, दो ही चीज़ें देखता हूँ, ऑनेस्ट और एबल है या नहीं। कई बार क्या होता है कि DHFL देख लो आप, देवन हाउसिंग फाइनेंस, यस बैंक देख लो, इनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोई बोल नहीं सकता था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर शेयर प्राइस डाउन चली जाएगी। 300 रुपये से 10 रुपये पर आ गया यस बैंक। और DHFL की तो बात ही ना करे तो बेटर है। तो ऐसे कई सारी है। मेहुल चोकसी भी कंपनी थी, गीतांजलि जेम्स, जिसमें अगर आपको मैनेजमेंट फ्रॉड है तो आप नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज, दिक्कत तो आने वाली है। और आपको कई बार इंडिकेशंस मिल जाते हैं, कई बार आप उनसे रिलेटेड इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस चेक कर सकते हो, बाकी कर सकते हो। सिंपली आप उस कंपनी के नाम के आगे सामने स्कैम, फ्रॉड, केसेस ऐसे कीवर्ड डाल के सिंपल गूगल सर्च करेंगे ना, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा, कुछ केसेस वगैरह हैं तो आपको अलर्ट हो जाएंगे आप कि हाँ ठीक है, यहाँ से पहले ही कट हो जाएगी। पूरा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि पूरा आप एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस पता करो सब सही है, और फिर मैनेजमेंट एनालिसिस करो, फिर पता चलेगा कि इन पर केसेस है, मतलब फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट है, फिर छोड़ दिया, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो पहले आप मैनेजमेंट एनालिसिस करो, बिकॉज इंडिया में ना फ्रॉड की संख्या धीरे धीरे काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। मतलब सिर्फ नॉर्मल फ्रॉड ही नहीं, बाहर के स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज में फ्रॉड चल रहे हैं लगातार। इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस तो जनरल हो गई है बहुत, 10-15 दिन में किसी ना किसी कंपनी की आ ही जाती है। तो आप ये देखिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ कि हम टाटा ग्रुप में बड़े कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उनकी कि ये तो एबल भी है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, कर भी सकते हैं, ऑनेस्टी भी इनके पास है। लेकिन कई सारी दूसरी कंपनीज होती हैं, उनके बारे में नॉलेज नहीं होती हमारे पास, फाउंडर्स के नाम ही नहीं पता होते। तो आई थिंक वो पता करना बड़ा ज़रूरी है। और वो आप सिंपली, उसका एक हैक है, और सिंपल हैक ये है कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय से बात करो। बाहर से ना कई बार चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, 2-4 एम्प्लॉय से बात करो, एक एम्प्लॉय से मत करो बिकॉज कई बार व्यूज बायस हो सकते हैं। 2-4 लोगों से बात करो। आज तो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर इजीली आप 10-15 लोगों को मेल डालोगे तो 1-2 तो रिप्लाई कर ही देंगे। तो उस तरह से आप मैनेजमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उन एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि बताओ यार कैसा है मैनेजमेंट, क्या है, तो वो काफ़ी कुछ आपको बताएंगे। आपको नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन 100% मिल जाएगी जो गूगल पर अवेलेबल नहीं रहेगी। सो दैट्स नंबर 2। अब जैसे कि प्रसाद आपको बता रहे हैं कि आपको बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स हमेशा अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। यहां पर मैं आपको 2 चीजें यहां पे बताऊंगा, 2 रेशियोज जो आपको जरूर चेक करने हैं बिफोर यू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नंबर 1, आपको पी रेशियो जरूर देखना है। किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाने वाले हो, पी का मतलब होता है प्राइस ऑन अर्निंग रेशियो, कि कंपनी का जो प्राइस है स्टॉक का उसके हिसाब से कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है। अब वो कितने गुना ज्यादा है वो आपको पी से पता लग जाएगा। अब जनरली 20 से अंदर का पी अच्छा बोला जाता है, बट आपको इंडस्ट्री पी भी देखना चाहिए। अब पी, इंडस्ट्री पी आपको कैसे पता लगेगा? आपको टिकर टेप पर बहुत आसानी से ये सारे रेशियोज देखने को मिल जाते हैं। नंबर 3 इज कि देखो सिंपल सी बात है कि जितनी भी कंपनीज फेल होती है, इंडिया में हो बाहर हो, 80-90% का सेम रीजन होता है, कर्ज, डेट। और ये डेट फिर हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये कब ज्यादा हो गया, कब कम हो गया। तो इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स रेशियोज है, डेट टू इक्विटी वगैरह। तो उसे देख के सामने वाले को कुछ दिमाग में आता ही नहीं है कि क्या मतलब है डेट टू इक्विटी का। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं एकदम सिंपल रेशियो अपना फॉलो करता हूँ
और ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट मैंने अपने लिए बढ़िया से बना के रखा है कि ये जब भी कुछ रहेगा तो काम में आएगा। इसे डेट टू प्रॉफिट रेशो आप कह सकते हैं। मैं डेट को प्रॉफिट से कंपेयर करता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ का और डेट है 200 करोड़, तो मुझे पता है और दिमाग में भी क्लियर पिक्चर है कि 2 साल में तो कंपनी आराम से चुका सकते हैं, तो ज़्यादा हेडेक नहीं है कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। लेकिन वही 100 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 1000 करोड़ का, तो मुझे पता है कि यार बीच में 1-2 साल भी कंपनी के लिए अगर दिक्कत वाले साबित हुए तो कंपनी तो डूबेगी, इन्वेस्टर्स को भी, हमें भी लेकर डूबेगी। तो ये कुछ चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ, तो प्रॉफिट से कंपेयर करता हूँ डेट को। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट सिंपल चीज़ें ही बहुत सी बार मिस कर देते हम एनालिसिस करते वक्त। तो ये एक चीज़ करता हूँ। और 4 चीज़ जो मैं आईपीओ इन्वेस्टिंग में जनरली फॉलो करता हूँ कि अगर आप कभी भी आईपीओ में, कुछ एक हैक बता दो मैं इंपॉर्टेंट, जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी लिस्टिंग गेन के लिए कि लिस्टिंग हो जाए तो मैं निकल लेता हूँ, तो हमेशा याद रखना कि वो आईपीओ 3 दिनों में कम से कम 7 टाइम्स सब्सक्राइब हो। तो आप 3-4 दिन तक तो वेट नहीं कर सकते हो। जनरली ज़्यादातर आईपीओ 3 दिनों के लिए खुले रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पहले 2 दिन में अप्लाई करना ही नहीं है, बिकॉज आईपीओ में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर तो अलॉटमेंट है नहीं। तीसरे दिन आपको अप्लाई करना है, हमेशा तीसरे दिन करना है, और पहले 2 दिन में कम से कम 3.5 या 4 टाइम्स रिटेल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। 4 गुना से कम है तो आप समझ लो कि थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको अगर 99% चांसेस में आपको बताता हूँ, अगर वो आईपीओ पहले 2 दिनों में 4 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब है, 99% चांसेस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बता, मतलब अभी तक देखे गए कि आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा लिस्टिंग में। वही अगर LIC ले लो, पेटीएम ले लो, सब जितने भी आईपीओ जो फेल हुए लिस्टिंग गेन में, आप पूरी लिस्ट निकाल लो। आप हर किसी में देखोगे कि वो ओवरऑल भी 4 टाइम सब्सक्राइब नहीं हुए, पहले 2 दिनों की तो बात ही छोड़िए, ओवरऑल भी सब्सक्राइब नहीं हुए। LIC की भी सेम बात थी, पेटीएम की भी सेम थी, और साल में आते रहते हैं। तो एक बेसिक चीज़ है जो आई थिंक सभी को समझना जरूरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अच्छी कंपनी, मैं तो ये भी मानता हूँ कि इंडिया में कंपनीज ढूंढना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि मैं सिंपल सा टास्क देता हूँ आपको कि आप आपकी 5 कोई भी कंपनी जिनको आप जानते हो, उनका आप 2009 की प्राइस देखिए, आज की प्राइस देखिए, या 2009 छोड़िए, मार्च 2020 की प्राइस देखिए, आज की प्राइस देखिए। तो पिक करना इज नॉट अ बिग डील। कितना टाइम आपको उसके साथ रहना है और कब एग्जिट लेनी है, 10-10-20% से आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो रिस्क ले रहे हो तो बेटर है कि मल्टीबैगर के लिए ढूंढो और पेशेंस के साथ वेट करो। ये मेरी फिलॉसफी है जिसे मैं फॉलो करता हूँ। वेरी नाइस यार प्रसाद, आपकी फिलोसफीज लॉजिकल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ भी हम लॉजिक्स के बिना नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट आवर मनी, एक सवाल आता है कि पैसा तो चलो हमारे पास, सबके पास लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कोई अनलिमिटेड पैसा है, तो सबके पास लिमिटेड कैपिटल है। सो एक सवाल आता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे इंपॉर्टेंट है पैसा कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। सो वेयर नॉट टू इन्वेस्ट मनी, इसके ऊपर अगर आपके व्यूज जानने हो हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या बताएंगे? स्कैम के ऊपर हम शुरुआत से बातें कर रहे हैं, बहुत शुरुआत से। हमने रिसेंटली एक सीरीज भी लाई थी डार्क मनी, जिसमें भी हमने पॉन्जी स्कीम्स, अलग अलग चीज़ों पर बात की। तो कई बार होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आम आदमी है, वो कई बार इस झांसे में आ जाता है कि अगर कोई प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। अगर आप मूवी में देखते हो तो सब लोग हंसते हैं, मैं आपको बता दूं कि आज भी ऐसी स्कीम चल रही है, बस उसमें 21 दिन नहीं होते, 3 महीने 6 महीने का टाइम दिया होता है कि इसमें आपका पैसा आराम से डबल हो जाएगा, आप पैसा रखिए हमारे पास। और उसमें होता क्या है कि शुरुआत में सारे स्कैम्स, सारे फ्रॉडस्टर शुरुआत में पैसा देते हैं, वो गायब बाद में हो जाएंगे। एक बार पैसा लगा दो और हमारे तो माइनिंग फार्म चल रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मार्केट में कि पैसा आता ही रहेगा। और ऐसी रियल एस्टेट में भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, हर मार्केट में, हर मार्केट में, रियल एस्टेट में है, क्रिप्टोज में है, स्टॉक मार्केट में आती है एडवाइजरीज। वहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे सोलापुर में एक पर्सन को पकड़ा गया, वो भी यही बोलता था कि मैं आपको पैसा डबल करके दूंगा। तो जब लक्ष्मी चिट फंड की बात आती है लोग हंसते हैं, लेकिन आम जिंदगी में खुद ही फंस जाते हैं। तो आपको ऐसे क्विक मनी से तुरंत ये नहीं होना है कि क्विक मनी है तो चलो जाओ, रैशनल चेक करो पीछे का कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, और ऐसे कैसे कोई दे सकता है। बैंक 10-11% पे लोन दे रही है तो वो बेटर है कि उसको बोलो आप लोन ले लो यार, आप खुद ही कमा लो, क्यों हमसे लेना और हमको 6 महीने में डबल देना है। आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। सो सिमिलर तरीके की चीजें हमने पॉन्जी स्कीम में भी देखी। कई बार मैं देखता हूँ कि जब भी मैं न्यूज चैनल देख रहा होता हूँ तो कई बार कोऑपरेटिव बैंक्स की ऐड आती है। कोऑपरेटिव बैंक एक बोलती है कि 11% का FD पे रिटर्न, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है कि जो नॉर्मल बैंक है हमारी और जो कोऑपरेटिव बैंक से इनमें बहुत फर्क है। कोऑपरेटिव बैंक के फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरे होम टाउन की बैंक है एक, मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक,
उसमें भी रिसेंटली यही हुआ कि लोगों ने थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में पैसा डाला और बाद में हुआ ये कि बैंक आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी विड्रॉल पे, अच्छे अच्छे लोगों के पैसे फंस गए। और ऐसी मैं स्टोरी लगभग हर जगह देखता रहता हूँ, तो लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है। तो आप प्रॉपरली जो अपनी प्रॉपर बैंक से उनके पास ही पैसा रखिए, कोऑपरेटिव बैंक से दूर रहिए, 2-4% के लिए आप पूरा कैपिटल मत रिस्क में लाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बाकी जो पॉन्जी स्कीम्स आती रहती है आपके पास कि इतने टाइम में पैसा डबल होगा, इनके तरीके ना हमेशा बदलते रहते हैं। आम आदमी को ये कहना बड़ा सिंपल है कि ठीक है मैं इसमें नहीं फंसूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका तरीका अलग होता है। तो इनको थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि शायद ये चल जाए, क्योंकि उनके रिलेटिव को, नेबर को रिटर्न दे चुके होते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस देते कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनको भी रहता है कि इनको मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा, और इसी तरह के फ्रॉड होते हैं। मैं बोल रहा हूँ पैसे लगा दो, 10 लाख रुपए लगा दो, नहीं आजकल काफी चल रहे हैं, सही कह रहे हो आप। तो मैं गारंटी मैं ले रहा हूँ, पैसा कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, बाद में गारंटी वाले दिखते नहीं है। लोग डेफिनेटली करते हैं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि ऐसा आया है मार्केट में, नया प्लान आया है, एंड डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा आ कहाँ से रहा है भाई, अल्टीमेटली कि चल क्या रहा है, मतलब पेड़ पे हो गया क्या पैसा, समझना जरूरी है। नहीं, ठीक बात है। फाइनली प्रसाद, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसी कोई भी अगर स्कीम आती है या फिर अगर कोई आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पर एक रैशनल अप्रोच होनी जरूरी है कि अल्टीमेटली पैसा आ कैसे रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पैसे लगा दो और पैसे डबल हो जाए, इससे बड़े तो लोन लेके वो आदमी लगा देगा या कंपनी को लोन मिल जाएगा। फाइनली आपकी एक ऐसी कोई रूल या कोई ऐसा मास्टर टिप जो आप हमारे आज व्यूअर्स को देना चाहोगे जिससे उनको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो, सो व्हाट विल दैट बी? श्योर। इससे पहले थोड़ा पिछला वाला एक लाइन बता दे दो लास्ट में आपको, कि पैसा कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है इज एज इम्पोर्टेंट एज पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। दोनों चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, एक सीखने से काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक बात है कुछ नई एक यूनिक स्ट्रैटेजी या फिर अलग की, तो मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि कंसिस्टेंसी खुद से लाना थोड़ा टफ रहता है, हमेशा टफ रहता है। तो उसको आप अगर आज ऑटोमेशन की दुनिया है, थोड़ा ऑटोमेटिक कर सकते हो तो बेहतर है। तो आप कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी तो आपने सुनी होगी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स, जीरोधा जैसे, स्टॉक्स के भी एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 स्क्वायर रूल फॉलो करता हूँ। और 5 स्क्वायर रूल क्या कहता है कि हर महीने के 5 तारीख तक जो भी आपकी जो भी सैलरी रहेगी 5 तारीख तक तो आ ही जाती है, तो हर महीने की 5 तारीख को शुरुआत में 5% अपनी जो भी सेविंग है वो अपने लिए रखो और उसमें इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक की एसआईपी रहे या म्यूचुअल फंड की रहे। एवरेज आउट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिल ही जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि कंसिस्टेंटली खुद से करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो म्यूचुअल फंड की खास बात ये है कि पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, जो भी आपने सिलेक्ट किया। आपने 5,000 की एसआईपी शुरू कर दी तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और एक बार ये चलने लगा तो आपको भी आदत हो जाती है कि ठीक है इस तारीख को 5,000 कट जाएंगे। खुद से करेंगे तो बड़े एफर्ट्स लगते हैं यार, 5,000 डालने, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ये पर्टिकुलर चीज़ खरीद लेते हैं बाद में डाल देंगे, तो या फिर पैसा बढ़ा 5,000 से क्या होगा 10,000 होने देंगे फिर डालेंगे। ऐसे हम चीज़ों को ढकलते रखते, प्रोकास्टिनेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए सिंपल जो एसआईपी रिलेटेड कुछ टूल्स हैं जो पहले म्यूचुअल फंड में थे अब स्टॉक्स में भी आ गए हैं, उनको आप 100% यूटिलाइज कीजिए और 5 तारीख को 5% से शुरू कीजिए। आप शुरुआत में कहेंगे कि यार 10% 15% से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत कम से ही रखिए, आपको क्या ना पेन ज़्यादा नहीं होगा, आपके लिए स्मूथ रहेगा। फिर 5% आप जब 5% से कंफर्टेबल हो जाएंगे तब 7%, 10% धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। हर साल का टारगेट रखिए कि ये साल अभी 10% करना, और इस तरह से जो लॉज ऑफ वेल्थ है वो भी फिट हो जाएंगे और एक ऑटोमेटिक चलती रहेगी प्रोसेस, आपको खुद ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। तो आपने मेरे हिसाब से लोगों को एक 5 स्क्वायर रूल दे दिया कि हर महीने की 5 तारीख को अपनी इनकम का 5% टॉप 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो और उन्हें कंसिस्टेंटली करो एंड यू विल बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। इज दैट सो प्रसाद? यस, वही है। तो प्रसाद का फॉर्मूला आप लोगों को जो समझ आया ना वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये 5 स्क्वायर रूल आपको क्या समझ आया। इससे समझ आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है। और जो प्रसाद ने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए की मैट्रिक्स बताई है, उन मैट्रिक्स को यूज करके आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कंपनीज कौन सी है वो भी कमेंट में बताइएगा, तो पता लगेगा आपने इस इंटरव्यू को, इस डिस्कशन को यहाँ तक कितनी गहराई से सुना है। सो थैंक यू सो वेरी मच प्रसाद। मतलब मेरी ऑडियंस जितना आपका शुक्रिया करे उतना कम है, बिकॉज जो आप चीजें बता रहे हो एंड ये तो खैर इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इनसे लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है।
तो अगर मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अगर हम किसी एक आदमी की भी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एंड एडिंग वैल्यू टू लैक्स ऑफ पीपल जो आप कर रहे हैं, जो हम प्रयास कर रहे हैं करने का, सो दिस इज अ वेरी नोबल जॉब और इसके लिए आपने टाइम निकाला आज, तो मैं और मेरी पूरी ऑडियंस आपके लिए थैंकफुल है। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर मेरी ऑडियंस बोलेगी कि अगली बार भी प्रसाद जी को बुलाओ, आप बोलोगे ना कमेंट्स में, तो आपको जरूर आना पड़ेगा। बिल्कुल, आप टाइम जरूर निकालिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच Sure. प्रसाद, इट वाज अ लवली टॉकिंग टू यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच पुष्कर भाई, काफी मजा आया और जिस तरह के सवाल आपने पूछे काफी ही इंटरेस्टिंग थे और मतलब ओवरऑल कन्वर्सेशन में मुझे काफी मजा आया बात करने में। सवालों से ज्यादा जो आपने जवाब दिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और वो इंसाइटफुल भी थे। इंटरेस्टिंग से बेटर है कि मतलब एक लेवल ऊपर थे कि उसमें लोगों को इंसाइट्स भी मिली। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच प्रसाद, विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रही होगी। आपको जो प्रसाद ने 5 स्क्वायर रूल बताया ना, उसे याद रखिएगा कि हर महीने की 5 तारीख को अपनी 5% इनकम अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी ही होगी। सो अगर आपको 5 स्क्वायर रूल को याद रखना है और 5 स्टॉक्स को चूज करना है तो अब क्या करना है, ये भी एक सवाल आ जाता है। आपको किसी भी रैंडम स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना। प्रसाद ने आपको बताया कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, उन्होंने आपको रेशियोज बताए कि आपको क्या क्या चेक करना है बिफोर यू इन्वेस्ट, और ये सब आप कैसे कर सकते हो। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड टिकरटेप, आप टिकरटेप पर जाके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, वो भी फ्री में। स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले यहाँ पर आप सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स देख सकते हैं। आप डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू प्रॉफिट रेशियो, बैलेंस शीट्स, कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, एवरीथिंग यू कैन चेक। एंड यहाँ पर आपको चेकलिस्ट भी मिल जाती है जो कि आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पहले हेल्प करेंगी। सो टिकरटेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप आज ही जाके टिकरटेप पर अपनी स्टॉक एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, क्योंकि जो नॉलेज मिली है ना वो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ना रहे, वो आपके आगे जो और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, उन तक पहुंचे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रसाद को भी आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। प्रसाद का यूट्यूब चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर वो रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो डू फॉलो प्रसाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।